नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर दमदार। सुपरटेक बिल्डर्स का एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर इमारत गिराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि डिमोलिशन में जो खर्च आएगा वो भी बिल्डर को करना होगा। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, फ्लैट बुक कराया है, उन्हें पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक बिल्डर 12% ब्याज के साथ खरीदारों के रुपए वापस करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन बिल्डरों के लिए एक बड़ी नसीहत जरूर साबित होगी जो ये सोचते हैं कि नियमों के आधार पर ताक पर रखकर अधिकारियों से मिली भगत करके कानून के खिलाफ जाकर वो बिल्डिंगें बना देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी इशारा किया है कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में नोएडा अथॉरिटी के जिन तमाम अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और सुपरटेक के जिस प्रोजेक्ट को तोड़ने का आदेश हुआ है वो नोएडा के सेक्टर 93 में है। इसमें 40 मंजिला 2 टावर हैं। T16 और T17 इनमें 950 फ्लैट्स हैं। ये दोनों टावर सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। 2006 में इस प्रोजेक्ट के लिए 17.29 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, जिनमें से 15 टावर बनाए गए। 2009 में सुपरटेक ने रिवाइज्ड प्लान के तहत 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। 2010 में एमरल्ड रेजिडेंट ने बिल्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावर गिराने का आदेश दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अब गिराने का आदेश दे दिया है। नोएडा के सेक्टर 93 में एमरल्ड कोर्ट के दोनों टावर गिराने की बात कही। आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे। ये मेरे ठीक पीछे ये दोनों टावर हैं। 40 टावर गिराने की बात की। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन है वो 31 टावर का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है RWA के लोग हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, जिनके चेहरे पर खुशी है। हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर, कितने फ्लोर्स अभी तक कुल यहाँ पर बने हुए हैं? इस सोसाइटी में 15 टावर बने हुए हैं, जिसमें 467 फ्लैट्स हैं। अब ये 2 टावर अपेक्स इंसाने जो इलीगल तरीके से बनाई जा रही थी, ये 40 स्टोरी की बिल्डिंग बननी थी। अभी 31 स्टोरी इसमें बन चुके हैं, लेकिन क्योंकि इलीगल है, अब ये इसमें 950 फ्लैट बनने थे, वो सब के सब डिमोलिशन के लिए ऑर्डर्स हो चुके हैं और हम बहुत खुश हैं। सर, हर चीज़ को शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आप चेहरों की मुस्कुराहट से अंदाज कर सकते हैं हम लोग कितना खुश हैं। ये एक ऐसी तथ्य और तर्क की लड़ाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे तर्क को भी समझा, हमारे तथ्य को भी समझा और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक निर्णय दिया है। क्योंकि जुडिशरी ने जो किया है ना, हमारे ग्रंथों में भी आता है कि ट्रुथ ऑलवेज प्रवेल्स। सो ट्रुथ प्रवेल हुआ है, आज सच्चाई की जीत हुई है। जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर सटे हुए, वो उनके चेहरे पर खुशी है कहीं ना कहीं। और अब आदेश आया है तो ऐसे में उनका कहना है कि ये कॉमन मैन की जीत है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि दोनों टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से बने हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल के बारे में RWA तक को नहीं पता था। बिल्डर ने अप्रूवल से पहले ही काम शुरू कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था और अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़ी बातें जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्डर ने अप्रूवल से पहले ही इस काम को शुरू कर दिया था और अथॉरिटी खामोश तमाशबीन क्यों बने रही। जजमेंट आया है वो सुपरटेक का जो स्टैंड हाईकोर्ट में था और यहाँ के स्टैंड में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देख करके जजेस ने उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया है। मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो बहस होता है वो तो वकील करते हैं और वकील के नजर में जो सारे पॉइंट उठते हैं सारे बहस करने की वो कोशिश करते हैं। कभी कभी थोड़े इनकंसिस्टेंट भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसी बुनियाद पे केस डिसाइड करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ से नोएडा तक हलचल तेज हो गई है। नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने जो टाइम दिया है उसके भीतर ही ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि दोनों टावर्स डिमोलिश किए जाएं, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा है। और इसमें विस्तृत अध्ययन में यद्यपि समय लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑर्डर है अथॉरिटी उसका अक्षरशः पालन करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 माह का समय दिया है, तो 3 माह के समय में ये टावर्स डिमोलिश किए जाएंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अधिकारियों का भी जिक्र किया नोडल अथॉरिटी के, तो ऐसे में उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? कार्रवाई की बात की गई है। जहाँ तक कार्यवाही का प्रश्न है, कार्यवाही ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। जिन अधिकारियों ने, जबकि कोर्ट में क्योंकि ये पुराना प्रकरण था और अभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, तो कुछ अधिकारियों ने ये तथ्य हम लोगों के सामने नहीं रखे थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही ऑलरेडी प्रचलित हो गई है। इसके अलावा जो अधिकारी उस वक्त नियुक्त थे, जिनके समय ये सभी अप्रूवल्स हुए हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच कराकर सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अगली खबर, जमीयत उलेमाए हिंद ने को एजुकेशन का विरोध किया तो अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को संविधान के खिलाफ बताया है। जैदी ने कहा है कि मदनी का बयान तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। किस तरीके से तालिबान ने आते ही महिला और पुरुष की एजुकेशन को, कोएड को अलग उन्होंने मान्यता देने से मना कर दिया था और अलग अलग उनके कॉलेजेस और लाइब्रेरीज को अलग अलग बनाने की बात कही। और वही उसी तर्ज पर आज मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो तालिबानी मानसिकता को उनके बिल्कुल साफ दिखाता है और भारत में इस तरीके की मानसिकता का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने लड़के और लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खोलने की वकालत की थी। इसका विरोध सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हो रहा है। बीजेपी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, जहां देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं, 11-11 महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मंत्रिमंडल में और तमाम महिलाएं देश की सेना में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं। वहीं पर जमीयतुल उलमाए हिंद का ऐसे समय पर ये तालिबानी विचारधारा का बयान आना ये दर्शाता है कि अभी कुछ लोग हैं जो तालिबान के समर्थन में खड़े हैं देश के अंदर और इनसे बचने की जरूरत है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं क्योंकि इस तरह के बयान जो आते हैं वो साफ दर्शाते हैं कि तालिबानी विचारधारा के लोग और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, ये दो विचारधारा अभी भी देश में काम कर रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने अरशद मदनी की बात का समर्थन किया है। देखिए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों के और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लड़के और लड़की का इख्तिलात एक जगह आग और लकड़ी को इकट्ठा करना है। इस्लाम उससे बचाना चाहता है। आज दुनिया भर में जो वाक़यात हो रहे हैं कि फ़ला लड़की भाग गई, फ़ला के साथ चली गई और उसके नतीजे में जब ये दो फ़िरक़ों के दरमियान इस किस्म की बात होती है तो फसादात होते हैं। तो क्या ये तस्वीर, ये बयान 21वीं सदी के भारत को दिखा रहा है या फिर
खुद इन लोगों की तरह जिन्होंने ये बयान दिया है या जो समर्थन कर रहे हैं, भारत को सैकड़ों साल पीछे धकेलना चाह रहा है। आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि दोनों पार्टियां तालिबान के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। कृष्णम ने कहा है कि देश के मुसलमानों का तालिबान से वास्ता नहीं है, फिर भी उन्हें घसीटा जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रमोद कृष्णम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कुछ का नाम क्यों लेते हैं? अगर ये उनकी दिमाग में बात है तो उनको उनके नाम बताने चाहिए कि कौन लोग हैं वो। और दरअसल में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपने देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और यूपी बीजेपी ने कार्टून ट्वीट किया है जिसमें सीएम योगी को वासुदेव के तौर पर दिखाया गया है। यूपी को छोटे बच्चे के तौर पर दिखाया गया है जिसे योगी दोनों हाथों से उठाकर नदी को पार कर रहे हैं। नदी में आतंकवाद, माफिया, गुंडे, जिहादी, सांपों को दिखाया गया है। बीजेपी के इस कार्टून पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने हमला किया है। बच्चियों को यहाँ पे गोली मारे जाने लगी, बच्चियों के साथ यहाँ अन्याय हुआ, महिलाओं का चिरण हुआ और बिना माँ बाप के परमिशन से बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जहरी शराब पीने से लोगों की यहाँ पे मौतें हुई और माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करती रही और ये बताती रही ये समाज सेवा करने वाले लोग हैं। कमाल है, आप माफियाओं को समाज सेवा बता रहे हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द थे। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देगी। सरकार आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई, गिरफ्तारियां की गई और तमाम ऐसे कार्यक्रम लेकर हम आए, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति हो और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन हो, उज्ज्वला गैस के माध्यम से माता और बहनों के आंसुओं को पोंछा गया। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी वर्ग और संप्रदाय के लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया जो उनका एक कार्टून है निश्चित रूप से हास्यास्पद है। ऐसा कम ही देखने को मिला है कि कोई अपने ही मुख्यमंत्री का कार्टून बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कर दिखाया। उनके चारों तरफ जो समस्याएं बताई हैं वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को यही नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक समस्या क्या है। लौटते कुछ ही पलों में यूपी की और दमदार खबरों के साथ। कानपुर समेत देश भर के 5 केंद्रों पर कोरोना की नेजल वैक्सीन का ट्रायल किया गया। शहर के करीब 50 वॉलंटियर्स की नाक में कोरोना वैक्सीन की ड्रॉप डाली गई, जिनमें 18 से 65 साल तक के लोग शामिल हैं। नेजल वैक्सीन आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने मिलकर बनाई है। डॉक्टर्स के मुताबिक आज का ट्रायल सफल रहा है। 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज भी दी जाएगी। कानपुर उत्तर प्रदेश का अकेला सेंटर है जहां नेजल ड्रॉप एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे डॉक्टर जेएस कुशवाहा ने आज 50 पेशेंट्स की नेजल में डाला। 2-2 ड्रॉप ये 2 नाकों में डाले गए, उसके ठीक 5 मिनट बाद फिर 2 ड्रॉप डाले गए और 28 दिन बाद एक और बार फिर से ट्रायल होगा। यानी अब ना तो इंजेक्शन, ना दर्द, ना सुई, ना उई और सीधे नाक में 2 बूंद डालने के बाद आदमी इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए फिट हो जाएगा, ऐसा इन डॉक्टरों का मानना है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री रामचरितमानस और प्रबंधन नीति पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब के लेखक सहकारिता विभाग के प्रबंधन संस्थान ICCMRT के निदेशक राजीव यादव और उनकी पत्नी सुरभि हैं। पुस्तक में रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहों के माध्यम से प्रबंधन के सूत्रों का वर्णन किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, ये पुस्तक किसी भी पाठक के जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूत्रों के समझने और जीवन को यथार्थ रूप से जीने की कला को समझाती है। वहीं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि बताया पुस्तक में तुलसीदास जी की रामचरितमानस के साथ साथ वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण के प्रसंगों के जरिए प्रबंधन के सूत्रों का बेहतरीन वर्णन किया गया है। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। रूप में गोकुल में पधारे हैं।